60 सीट की बात की है आपने, तो 70 सीट से ज़्यादा कांग्रेस डिमांड कर रही है, लेफ्ट को भी कुछ सीटें चाहिए, तो आप 60 सीट किस आधार पे मांग रहे हैं? कांग्रेस जब बोछा में चुनाव लड़ता है तो हमको 30,000 मिला और कांग्रेस को 1300 वोट मिला। जब हम सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव लड़े तो वहाँ पर हमको वो भी 25। तो इसी गठबंधन का हिस्सा है। ठीक है, वो भी आप डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं कांग्रेस पर। तो सबको पता है ना कि हमारी पार्टी का ताकत क्या है। लेफ्ट 2015 में चुनाव लड़े, उनको भी आधार है कि कितना वोट उनको मिला। 2020 में तेजस्वी जी के साथ रह के विधायक बनाए हैं, तो हमने भी वो अकेले चुनाव लड़ा है। इससे पहले हमने एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ा था। और मेरे बारे में तेजस्वी जी को पता है, तेजस्वी जी के बारे में मुझे पता है। 60 सीट नहीं मिलेगा तो क्या आप ये गठबंधन छोड़ देंगे? तो ये सब बहुत बड़ा बात है। ये सब इतना बात नहीं होता है। किसी राज्य में अच्छा है, किसी राज्य में कमज़ोर है। भाजपा गुजरात में एकदम मजबूत है, किसी की ज़रूरी नहीं गिरता। अकेले मोदी जी काफ़ी है वहाँ पे, लेकिन बिहार में मोदी जी को तो आपको नहीं लगता ये तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में ये बयान दिया था कि गुजरात में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, इस ऐसे बयान से आप बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करते हैं कहीं ना कहीं? क्या है कि जहाँ जो सच्चाई तो मानना पड़ेगा ना। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9। बिहार में इस वक्त चुनाव का माहौल है, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में अलग अलग पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। ऐसे में महागठबंधन की तरफ से हमारे पास अभी हमारे साथ हैं मुकेश सहनी जी। हम बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या है इनकी स्ट्रैटेजी और सीट शेयरिंग को लेकर जो इन्होंने बयान दिया है कि 60 सीट से कम में नहीं मानेंगे, उस पर इनका क्या कुछ कहना है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि 60 सीट की बात की है आपने, तो 70 सीट से ज़्यादा कांग्रेस डिमांड कर रही है, आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी, उसके बाद लेफ्ट को भी कुछ सीटें चाहिए, तो आप 60 सीट किस आधार पे मांग रहे हैं और क्या है आपकी? देखिए, मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ, जिसमें बहुत सारे पार्टी का निर्णय लेना होता है कि हमें आने वाले 5 साल में हमारी पार्टी को कहाँ पहुँचाना है। और हम सभी लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि पार्टी को कहाँ पहुँचाना है। ठीक है, तो उसको लेके हमने एक टारगेट सेट किया कि हमारी पार्टी बिहार में 2025 में 60 सीट चुनाव लड़ेंगे, बाकी हम अपने सहयोगी को लड़ाएंगे। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि बिहार में जितने भी हमारी पार्टी को सीट मिलेगा, उसमें आधा सीट जो है SC ST और अति पिछड़ा के लिए हम लोग रिजर्व रखेंगे। बाकी सभी जाति धर्म को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। तो ये सारे एजेंडा पे हम लोगों ने बात किया। पार्टी के सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से रखा। हमने किसी से मांग नहीं किया। हाँ, ये भी कि पार्टी का हमारी सरकार बनेगी तो VIP पार्टी का डिप्टी CM होगा। तो ये सब हमारी पार्टी का एजेंडा है, जो बहुत सारा और घोषणा भी है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये किसी गठबंधन से क्या कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी का फोरम पे ये सारे चर्चा हुआ है और ये हमारे टारगेट है। रहा कि जब सपना देखेंगे तो ही साकार करेंगे, सपना जब देखेंगे तो उस रास्ते पे चलेंगे और उसको साकार करेंगे। रहा कि गठबंधन में 243 सीट है, 243 सीट में को 300 किया नहीं जा सकता, 400 किया नहीं जा सकता है। सभी पार्टी 243 में ही सबको मिलकर लड़ना है। अकेले कोई भी पार्टी लड़कर सरकार नहीं बना पाएंगे, तो निश्चित तौर पे सबको समझौता करना पड़ेगा 243 में। और जब समझौता होगा तो निश्चित तौर पे जिनके पास जितना जनाधार है, जितना वोट है, जिनके पास जितना क्षमता है, उस आधार पे ही पार्टनरशिप होता है। आप कोई चीज़ बिजनेस कर रहे हैं, अगर अकेले आपके पास पैसा नहीं है तो निश्चित तौर पे 4 दोस्त मिलके अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जिनका जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसी आधार पे उनको उतना पार्टनरशिप का प्रॉफिट का हिस्सा होता है या नुकसान का हिस्सा होता है। तो उसी तरीके से सन ऑफ मल्ला क्या ऑलमोस्ट 30% ऑफ दिस, ऑलमोस्ट, हाँ 25% ऑफ द सीट आप डिमांड कर रहे हैं। हाँ, 25% ऑफ द हाँ, तो उसका आधार है ना। आप देखिए कि बिहार में ये क्लियर है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है RJD सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, उसके बाद अगर बिहार में देखिएगा तो हमारे पास वोट बैंक आप देखिएगा तो हम जहाँ पे भी चुनाव लड़ते हैं अकेले लड़े हैं। पिछले 5 साल में जब गठबंधन में लड़ते हैं तो शायद उसका आकलन नहीं होता कि किसका वोट किनको किसने दिया। ठीक है, लेकिन जब आप अकेले लड़ते हैं तो आपका एक बेंच मार्क सेट हो जाता है कि आपको कितना वोट प्राप्त हुआ है। तो हमने पिछले 5 साल में 3 ऐसे चुनाव हुआ जो हम अकेले लड़े हैं। सिमरी बख्तियारपुर में हमने लड़ा है, जहाँ हमने 25,000 वोट लाया है। हमने बोछा में लड़ा है, वहाँ पे हमने 30,000 वोट लाया। हमने कुरहनी में लड़ा, वहाँ पे 10,000 वोट लाया। अब उसी तरीके से कांग्रेस जब बोछा में चुनाव लड़ता है
तो हमको 30,000 मिला और कांग्रेस को 1300 वोट मिला। जब हम सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव लड़े तो वहाँ पर हमको वो भी 25। तो इसी गठबंधन का हिस्सा है। हाँ, ठीक है, वो भी आप अकेले डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं कांग्रेस मैं पर। अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस भी 3 जगह चुनाव अकेले लड़े, बाकी तो सहयोगी के साथ लड़ते हैं। तो अकेले जब लड़े हैं तो सिमरी बख्तियारपुर मुझ के बगल में कुशेसर है, वहाँ पे लड़े, उनके पूर्व सांसद है, वो लड़े तो 4,000 वोट प्राप्त हुआ। अभी उन्होंने तारापुर में लड़े अकेले तो 3,500-4,000 वोट वहाँ पे प्राप्त हुआ। तो सबको पता है ना कि हमारी पार्टी का ताकत क्या है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी देश का बीजेपी के बाद का सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस है, नेशनल पार्टी है, वो बड़ी पार्टी है, ठीक है। कभी बिहार में उनका सरकार भी हुआ करता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट 2015 में चुनाव लड़े, उनका भी आधार है कि कितना वोट उनको मिला। 2020 में तेजस्वी जी के साथ रह के संसद विधायक बनाए हैं। तो हमने भी वो अकेले चुनाव लड़ा है, इससे पहले हमने एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ा था। मैं उसी सवाल पे आने वाली थी तो कि सबका, क्या आपके हर जो पार्टी को पता है कि उनके पास ताकत कितना है, उनका वोट कितना है। और मेरे बारे में तेजस्वी जी को पता है, तेजस्वी जी के बारे में मुझे पता है, मेरे बारे में कांग्रेस को भी लीडर को पता है, कांग्रेस के बारे में हमको भी पता है, जनता के बीच में जो भी हो, लेकिन हम लोगों को पता है। तो उसी हिसाब से सीट पे जो है वितरण होगा और जिनके जितनी ताकत है उस आधार पे उनको सीट प्राप्त होगा। 60 सीट नहीं मिलेगा तो क्या आप ये गठबंधन छोड़ देंगे? तो ये सब बहुत बड़ा बात है, ये सब इतना बात नहीं होता है। अगर एक सीट कम करना रहेगा तो क्या फर्क गिरता, कर देंगे, मतलब। लेकिन कितने सीट पे नेगोशिएशन पॉसिबल है? जब निगोशिएट करना तो हमको बोलना ही नहीं है, ठीक है। अगर हमारे इसमें अगर चर्चा करने की बात होती तो हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमने कोई टारगेट सेट किया है तो निश्चित तौर वहाँ लड़ेंगे। और उसमें सहयोगी मंच पे, प्लेटफॉर्म पे अगर एक आध सीट से अगर कम ज़्यादा होना है तो वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। खुलेआम तेजस्वी जी हमारे लिए 2 सीट छोड़ देंगे, हम उनके लिए 2 सीट छोड़ देंगे, या 2 सीट कांग्रेस के लिए हम छोड़ देंगे, कांग्रेस हमारे लिए छोड़ देंगे, तो 2-4 सीट का मायने नहीं रखता। यहाँ हमारे सरकार बनाना है और एनडीए को उखाड़ फेंकना है और महागठबंधन का सरकार बनाना है, लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा का सरकार बनाना है। विधानसभा चुनाव से पहले फिर से आप बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। जब लोकसभा में नहीं थामे तो हम विधानसभा में क्या थामेंगे। जब मोदी जी का उगता हुआ सूरज जब वो थे, चमक रहे थे, तब उनके साथ हम नहीं रहे। तभी उनका ढलता हुआ समय आ गया। आप देख रहे हैं कि 303 से 240 पे आ गए, ठीक है। तो अभी बिल्कुल ही नहीं। अच्छा सैनी जी, ये बताइए, ये 150 सीट पर निर्णायक भूमिका की बात की आप। हाँ, बिहार में हमारी ताकत जो है वो तकरीबन 150 सीट, ऐसे 243 जगह। कैलकुलेशन बताइए इस पे। कैलकुलेशन क्या बताना कि देखिए, बिहार में जाति आधारित राजनीति हो रहा है। कभी हमारे जो वोट है वो लालू जी के साथ थे, उससे पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर कुछ समय में नीतीश जी बीजेपी के साथ हमारी वोट 2005 के बाद उनके साथ एडजस्टमेंट हुआ। जब से हम 2015 से हम लोग राजनीति में आए हैं तो 2015 के बाद ये वोट को हमने एक सेंटर कर दिया। और जब भी हम लोग अब पिछली बार देखिएगा लोकसभा में हम भी भाजपा के साथ नहीं थे, तो अब देखिए कि 10 गो सीट भाजपा को हारना पड़ा। तकरीबन जो गैप 19 में जो गैप 3 लाख 4 लाख वोट से जो चुनाव जीते तो वो 1,50,000 पे पहुंच गए, ठीक है। तो और जबकि 2019 में उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी महागठबंधन के पार्ट थे, जबकि इस चुनाव में वो एनडीए के पार्ट रहने के बावजूद भी ये स्थिति हुआ। तो ये सब आरजेडी के पास तो जो वोट एमवाई वो 2019 में भी मिला और 2024 में भी मिला। अगर कोई वोट एड ऑन हुआ है तो निश्चित तौर पे उसमें वीआईपी पार्टी का वोट एड ऑन हुआ और जिसके कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और पिछली बार लोकसभा में आपने देखा कि 1 करोड़ वोट से बढ़त में था भाजपा, लेकिन वही विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें सिर्फ 12,000 का फर्क रह गया और थोड़ा सा सीट्स को लेकर रह गया कि तेजस्वी जी का सरकार नहीं बना। शायद उस समय हम साथ रहते तो सरकार 100% बन गया रहता, ठीक है। तो आने वाला समय में 243 जगह हमारे वोट है, लेकिन कुछ ऐसी सीट है हमारे वजह से 7-8% वोट अगर एनडीए से निकल जा रहा है तो निश्चित तौर पर उनके लिए 15% का नुकसान होगा, क्योंकि सामने वाले पास जुड़ेगा 8% तो उसके लिए 16% का नुकसान होगा और 3-4% में तो सरकार इधर से उधर होना है। तो बहुत ऐसे सीट है जो हम मान लीजिए 8,000 10,000 से वोट हमारे गठबंधन के लोग हारने वाले थे तेजस्वी जी, वो 8-10 हज़ार से हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, ये समीकरण बन रहा है। तो ये प्रभाव खास करके दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, चंपारण, कोसी का क्षेत्र है, कैमूर है, मुंगेर है, ये सब जगह पे हमारी संख्या है और वहाँ पे हम लोग जीत हार में हमारा अहम भूमिका है। तो 150 सीट ऐसा है जो हम लोग उस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उसमें आधा सीट तो 100% मेरे वजह से इधर से उधर होगा, तो सरकार बनना तय है। अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ये रास्ता नहीं होगा।
ये रास्ता नहीं है। उसामा साहब से आपकी मुलाकात होने वाली है, 24 तारीख को इफ्तार पार्टी है। हाँ, मतलब रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है तो रोज़ कहीं ना कहीं कार्यक्रम है। कल सिवान में ही हमारा कार्यक्रम है, परसों फिर मुजफ्फरपुर में है, इफ्तार का कार्यक्रम है, पार्टी के नेता लोग रखे हैं। तो निश्चित तौर पर उसमें सभी लोग आएंगे, तो समाजी भी आएंगे। तो मुलाकात मुझे लगता है कि परसों प्लान्ड मुलाकात है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। अब बातचीत तो होता ही है ना, प्लान क्या है इसमें? वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में है। कोई इसके राजनीतिक नहीं, मायने कोई राजनीति मायने नहीं। आरजेडी में ऑलरेडी है और आरजेडी में है और गठबंधन के साथी है। वहाँ पे दूसरे दल के भी लोग आएंगे तो स्वागत है, वहाँ पे आ सकते हैं। इफ्तार है, इबादत का समय है, तो वहाँ पे इसमें इस राजनीति का कोई ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी यादव से आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? होते रहता है। आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन है महागठबंधन का, तो सब जगह नेता लगे हैं, वहाँ पे अभी कार्यक्रम कर रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन है तो पार्टी के लोग सब जहाँ जहाँ हो जरूरी गिर रहा है वहाँ पे सब लोग खड़े हैं। बातचीत होते रहता है। आपके हिसाब से सीएम के लिए वो उम्मीदवार सही हैं तेजस्वी यादव? हाँ, मेरे पार्टी की तरफ से क्लियर है कि बिहार के नेतृत्व, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम फेस हमारी तरफ से क्लियर है। लेकिन उनके पर तो बहुत सारे आरोप हैं, कई केसेस हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सब पॉलिटिकल है, ठीक है, सब पॉलिटिकल है। और 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, उस दौरान में कोई एक केस हो, एनडीए का तो सरकार है और नीतीश जी के साथ रह के सरकार चलाए है, तो उसमें से अगर कोई चुनाव हो केस होता तो फिर हम सोच सकते थे। ये केस वो ज़माने का है जब वो तेजस्वी जी 9 साल के थे, 10 साल के थे। अब बताइए ना, 9 साल या 10 साल के बच्चा क्या ही कर लेगा। ये पॉलिटिकल केस है और आप भी जान रहे हैं, पूरा देश दुनिया जान रहे हैं, ठीक है। लालू जी को किस तरीके से लोगों ने फंसाया है, ठीक है। 89 लाख का चाईबासा ट्रेजरी का केस उनके ऊपर ये किया गया, जबकि अधिकारी होता है, कोई सीएम पीएम थोड़े पैसा निकालते हैं, अधिकारी का काम है करना, ठीक है। अब खुद लालू जी सीबीआई लिखे, अब उस केस में उनको फंसा दिया गया। वो उसी जगह पे जगन्नाथ मिश्रा जी भी थे, उसको क्लीन चिट मिल गया। तो ये एक उस दौर में ऐसा था व्यवस्था कि लालू जी खुल के बैकवर्ड के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और बहुत ऐसे लोगों को पसंद नहीं आया और वो लोगों ने अपने एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें लालू जी को फंसाया गया। डिप्टी सीएम वीआईपी की तरफ से आपने डिमांड किया है, डिमांड सीएम का फेस क्यों नहीं, वीआईपी की तरफ से सीएम फेस क्यों नहीं? देखिए, हमने पहले ही कहा, आपके पूंजी के अनुकूल हिस्सेदारी मिलता है। पूंजी सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल के पास है, ज़्यादा वोट उनके पास है। 28 से 30% वोट उनके अकेले दम पे है और हमारे पास 14 से 15% वोट हम जब भी लड़े हैं तो 14-15% तक ही हम लाए हैं, 20 क्रॉस नहीं किए। तो निश्चित तौर पे हमसे डबल का वोट बैंक उनके पास है। तो हम ऐसा मांग कर देना, ये मुझे लगता है सही नहीं रहेगा। मांग करने के लिए तो कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आपके पास जितना सोर्सेस है, जितना ताकत है, उसी हिसाब से आप बोलते हैं, तो उसी तरीके से हमने बोला है। निषाद जाति, शेड्यूल कास्ट, जी, आपने डिमांड किया, तेजस्वी यादव को ये बात बताई, वो मान गए हैं? माने हैं, राहुल जी से भी बातचीत हुआ। अगर 2024 में सरकार बनता तो आरक्षण लागू हो जाता और कोई गैर कानूनी नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर जब बंगाल में फिशरमैन को, मछुआरा को आरक्षण है एससी का, जब दिल्ली में एससी का आरक्षण है, तो फिर यहाँ नहीं हो रहा तो गलती हो रहा है। संविधान तो सबके लिए है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए है। तो हमारे साथ तो गलत हो रहा है। कई बार मोदी जी, अमित शाह जी वादा किए, नहीं किए हैं, तो इसलिए आज उनके साथ हम नहीं हैं। और सरकार बनेगा तो किसी से पूछने की क्या आवश्यकता, उस जगह पे सिर्फ हमको पहुंचना है और संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। आज बिहार में हमारी घोषणा हुआ कि जैसे सरकार बनेगा उसको पहला कैबिनेट में निषाद का अनुशंसा फिर से हम भेजेंगे। ऐसे हालांकि राबड़ी जी के सरकार में भी भेजा गया अनुशंसा, नीतीश जी भी 2015 में अनुशंसा भेजे, उसके बाद भी भेजे। तो समय समय पर राज्य सरकार तो भेजते ही, लेकिन भारत सरकार नहीं मान रहे। तो राज्य में फिर हमारी सरकार होगा तो हम अनुशंसा करेंगे। जब भारत सरकार में हमारी सरकार होगा 29 में, तो वहाँ पे भी बैठ के हम उसको लागू कर देंगे। मतलब संविधान के दायरे में रह के लागू करेंगे, कोई गलत नहीं। मतलब जो कानून कहता है उसके अनुकूल काम करेंगे। सिर्फ उस जगह पर पहुँचने की आवश्यकता है। आज मोदी जी उस जगह पहुँच गए तब ना EWS लागू किए, 10% सामान्य वर्ग के आरक्षण लागू किए। अगर उनको एहसास हुआ कि गरीब अपर कास्ट में भी है तो उन्होंने की है। तो उसी तरीके से जब संविधान में है व्यवस्था तो हम लोग भी लागू करेंगे। महागठबंधन की घटक दल कांग्रेस, हाँ, तो आप कभी उस पर हमलावर होते हैं, कभी बहुत प्यार से और बहुत
इनकरेजियस बात करते हैं, इनकरेज करते हैं उनके स्टेप्स को। नहीं, देखिए जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे जैसे लोग भी गोल गोल घुमा के हम बोले तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। मतलब हम लीडर है ना, जो सच्चाई वो सच्चाई है, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना भाई, हम हमारी तो 20% के ऊपर वोट हमारा आया ही नहीं, हम कैसे सीएम दावेदारी पेश कर सकते हैं। हमारे पास कितना वोट है, तो कांग्रेस के पास कितना वोट है। हम मानते हैं ना कि देश में आज़ादी से लेकर आज तक देश के बड़े एक हिस्सा जो है कांग्रेस पे भरोसा कर रहे हैं। देश की आज़ादी दिलाने वाला कांग्रेस पार्टी है। आज भी बीजेपी के बाद अगर सबसे बड़ी पार्टी देश में है तो कांग्रेस है, ठीक है। तो ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये हमको भी मानना पड़ेगा। दिल्ली में हमारे पास ज़्यादा ताकत नहीं है, हम चुनाव भी नहीं लड़ते हैं। हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ते, हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन वही उत्तर प्रदेश में हम लड़ते हैं, हमारे पास ताकत है। तो पिछले चुनाव में हमने 50 जगह कैंडिडेट हमने दिया है, तो ये तो मानना पड़ेगा ना। हमारे पास महाराष्ट्र में ताकत नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ते। अगर ताकत होगा तो चुनाव लड़ेंगे। तो ये हर पार्टी का जो है, किसी राज्य में अच्छा है, किसी राज्य में कमज़ोर है। भाजपा गुजरात में एकदम मजबूत है, किसी की ज़रूरी नहीं गिरता, अकेले मोदी जी काफ़ी है वहाँ पे। लेकिन बिहार में मोदी जी को तो आपको नहीं लगता ये तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में ये बयान दिया था कि गुजरात में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, इस ऐसे बयान से आप बीजेपी को स्ट्रांग करते हैं कहीं ना कहीं कि आपने उन्हें छोड़ा है? इस तरह का बयान आपने फिर से अभी बोला। क्या है कि जहाँ जो सच्चाई तो मानना पड़ेगा ना। अभी उनका गुजरात से हैं, वहाँ पे उनका सरकार है, कई वर्षों से सरकार है, वहाँ के लोग पूरा देश के प्रधानमंत्री के नाते वोट कर रहे हैं, गुजराती के नाते वोट कर रहे हैं, ठीक है। वो परसेप्शन बना है। लेकिन यहाँ बिहारी के नाते वोट नहीं कर रहा है बिहारी को। यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी को दबदबा होना चाहिए, चाहे वो नीतीश कुमार आगे हो या तेजस्वी जी हो या चिराग पासवान हो या वीआईपी पार्टी आगे हो। क्षेत्रीय पार्टी को ताकत मिलेगा तो आज हमारे नीतीश जी गिड़गिड़ाते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए बिहार को, और नहीं मान रहे हैं। अगर वही क्षेत्रीय पार्टी के पास अगर ताकत होता 40 सीट का, तो हमको गिड़गिड़ाने नहीं होता। हम 40 सीट हमारे पास होता, हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए ना, तो सरकार गिरा देंगे दिल्ली का, ठीक है। आज चंद्रबाबू नायडू जी देखिए कितना अपने राज्य के लिए कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बंटने के कारण आप कट रहे हैं, ठीक है। अगर बिहारी अगर एकजुट हो जाए और दिल्ली के सरकार का परवाह ना करते हुए अपने लोगों को मजबूत करे, तो देखिए बिहार में क्या नहीं होगा। बिहार से लोग लेबर बन के गुजरात जा रहा है ना, गुजरात से लेबर बन के बिहार आएगा, ऐसी स्थिति बनेगा। बिहारी तो एकजुट हो जाएगा। महागठबंधन में एकजुटता की खबर आ रही है कि उस पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की जो पद यात्रा निकाली है कन्हैया कुमार ने, क्या कन्हैया कुमार के पद यात्रा में मुकेश सहनी शामिल होने जा रहे हैं? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, और कहीं कोई निमंत्रण मिलेगा तो ही ना जाया जाता है। ऐसे थोड़े कि कहीं पे भी चले जाएंगे, ठीक है। निमंत्रण मिलेगा तो उस पर विचार करेंगे, ठीक है। और विचार क्या करेंगे, जाएंगे। अब बुलाएंगे ही नहीं। और देखिए सब पार्टी का अपना अपना कार्यक्रम होता है। अभी जैसे हमारे अभी कार्यक्रम है, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, तो हम थोड़े राहुल गांधी जी को बुलाएंगे या हम कांग्रेस पार्टी को नेता को बुलाएंगे। रास्ते में मिल गए तो अलग बात है, लेकिन कोई मतलब सबकी अपनी अपनी पार्टी है, और कोई इसमें नहीं बोला। हाँ, गठबंधन का जब बैठा होगा तो उसमें बात होगा, लेकिन अगर वो निश्चित तौर पर अगर ऐसे कोई संभावना बनता है तो फिर होगा। अभी 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी का जहाँ जहाँ सभा था वहाँ पे सब जगह बुलाया गया, वहाँ पे हम गए। आने वाले समय में भी जब महागठबंधन का मंच होगा, जहाँ पे सभी दल रहेंगे, तो वहाँ पे एक दूसरे को सबको मुलाकात होगा। वहाँ पे कन्हैया जी भी होंगे, तेजस्वी जी भी होंगे, हम भी होंगे। बट जब पार्टी का इंडिविजुअल काम है तो वहाँ पे फिर कोई कैसे जाएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर कई बार सवाल खड़े किए हैं, आप उस पर सच्चाई है ना, सच्चाई है ना। अब देखने के लिए मिल ही रहा है ना आप लोगों को, हम लोग देख ही रहे ना कि किस तरीके से राष्ट्रीय गान में आप देखिए कि किस तरीके से बात कर रहे हैं। एक नीतीश जी से तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, जो 20 साल से सरकार चला रहे हैं, और वो इस तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ पे हमको आशंका हो रहा है कि तबीयत खराब है। मांझी जी के रैली में जाएँ और सिर्फ 7 सेकेंड 15 सेकेंड वहाँ पर बोले तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि तबीयत सही नहीं है। अभी हाल फिलहाल में वाल्मीकि नगर गए, 3 मिनट में ख़त्म कर दिया, मंच पे से उतर गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा आशंका हो रहा है, क्योंकि हम लोग नीतीश जी के शुभचिंतक हैं। हम लोग को लगता है कि नीतीश जी अगर अस्वस्थ हैं तो उनको आराम करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए, उनका अच्छे से देखभाल होना चाहिए, ठीक है। हम लोग अभिभावक हमेशा माने हैं कि देश में ओबीसी की आरक्षण हुआ तो उसमें नीतीश जी, लालू जी या शरद यादव जी या हमारे पासवान जी, सब लोगों का योगदान है। समाज में जब बदलाव होता है, कुछ लड़ाई होता है, आंदोलन होता है, और उसका अगर परिणाम समाज पे पड़ता है, उसका फ़ायदा अगर समाज को मिलता है, तो उसमें इन लोगों का अग्रणी भूमिका रहा है।
और फिर अभी आने वाला समय में हम लोग काम करेंगे, हमारे बाद और कोई काम करेंगे। जो लोग अच्छे करेंगे तो उनको उसके बारे में सबके सिंपैथी होना चाहिए, वो सब उनके शुभचिंतक होना चाहिए। मल्ला जाति के लिए आप क्या करने जा रहे हैं अगर आप चुनाव जीतते हैं या आप पावर में आते हैं, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी है आपकी, क्या क्या आपका प्लान है? नहीं, बहुत सारा प्लान है। देखिए, सरकार जो होता किसी एक जाति को लेकर नहीं चलता है। जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पे सभी जाति धर्म के लिए हम सोचेंगे, जिसमें से मल्ला जाति भी है, क्योंकि मैं खुद ही उस जाति से आता हूँ। हर आदमी निश्चित तौर पे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं। तो उसी तरीके से मल्ला जाति वो मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना घर है। उन्हीं के दम पर आज हम इतना बड़ा लीडर बने हैं। उन्होंने ही कहा, सन ऑफ मल्ला आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, साथ में हैं। तो ही आज हमको भारत के राजनीति में लोग गठबंधन में रखते हैं, जो जगह बनता है। तो निश्चित तौर पे उनके लिए काम करेंगे। जो उनका अधूरा काम है, जैसे आरक्षण का काम है, बंगाल में है, बिहार में नहीं, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। उनके जो हकमारी होता है हिस्सेदारी का, उसको हकमारी नहीं हो, उसको हक दिया जाए। जैसे आज हमने पार्टी में अति पिछड़ा और एससी का हकमारी होता है, टिकट के टाइम में बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है। तो हमने पार्टी में सुनिश्चित किया कि 50% सीट है, क्योंकि 50% उनकी आबादी है, तो 50% सीट हम सुरक्षित कर दे रहे हैं। तो ये उनका हक है और उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो संविधान के दायरे में जो उचित होगा वो पूरा काम किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, जो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे बात होती है, तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो अल्टीमेटली मल्ला जाति उससे इफेक्ट होगा। आप क्या करेंगे उसके लिए, और क्लाइमेट चेंज पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये सही है और इसको लेके हम लोग भोग रहे हैं। जो यहाँ कल नदी हुआ करता था, बड़े बड़े तालाब हुआ करता था, वो सूख चुका है, जल स्तर नीचे जा चुका है, वहाँ पे भी खेती हो रहा है। तो बड़े संख्या में हम लोगों का प्लान हो रहा है। जो हम लोगों का ख़ानदानी जो परंपरा, जो पेशा था, वो कहीं ना कहीं वो संकट में है। और इसके लेके हमारे में एजुकेशन नहीं रहने के कारण भी आबादी भी बड़ी संख्या में बढ़ रहा है। तो इस पे हम लोग आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे। और जो परंपरा तौर पे जो मछली मार रहे हैं, तो कुछ लोग उसमें मछली का भी काम करें। उसके बाद बच्चे लोग पढ़ लिख कर कैसे सरकारी नौकरी में काम करें, प्राइवेट नौकरी कैसे कर सकते हैं, दूसरे बिजनेस में कैसे जा सकते हैं। तो इस पे काम करना पड़ेगा राज्य सरकार को, भारत सरकार को, कि जो लोगों का परंपरा तौर पे जो स्किल था, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। अभी जैसे कंप्यूटर आने से कुछ लोगों का इफेक्ट पड़ा, मोबाइल आने से घड़ी इफेक्ट पड़ गया, तो घड़ी के लोग जो रिपेयरिंग करने वाले थे, तो उनके लिए भी सोचने की आवश्यकता है। तो ये छोटा चीज़ में तो ठीक है, लेकिन बड़े संख्या में जिनका दिक्कत होगा, तो उनके लिए इस तरीके से हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। अभी भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राजनीति में भी से बाहर निकल कर अपने घर परिवार के लिए सोचने के लिए, मछली मारने के अलावा भी आप दूसरे विकल्प की ओर देखिए। तो उस पर लोग बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन उस पर सरकार का सहयोग जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास लैंड नहीं है जो हम खेती कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे सरकार के पास लैंड है, जो लोग भूमिहीन हैं, उनको सरकार के तरफ से वो लैंड लीज पे मुहैया हो, ताकि वो खेती गृहस्थी करे। तो ये सब चीज़ पे, पॉलिसी पे हम लोग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया मुकेश सहनी जी, आप हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, और जनता के जो सवाल हैं वो हम आपसे लगातार पूछते रहेंगे। चुनावी साल है, तो ऐसे में जनता के भी काफ़ी सवाल हैं। आपके जो भी सवाल हों मुकेश सहनी से या कोई भी राजनेता से, आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और ये हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत कुमार थे और मैं मैत्री। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।